नमस्कार दोस्तों। कल हम पढ़ रहे थे व्याकरण और उसी व्याकरण को आगे लेके चलते हैं। मैं सतीश। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में हम कल दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, तो स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, लेकिन आज स्टार्ट करते हैं दोबारा से। संधि, स्वर संधि। स्वर संधि कितने वेद बताए थे कल? 5। 5 वेद बताए कल। उसमें दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे थे, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन इससे पहले अपन जान लेते हैं एक बार, कल क्या कुछ कंफ्यूजन था कि कहीं दो वर्णों के मेल को भी संधि बोलते हैं, दो शब्दों के मेल को भी संधि बोलते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि नहीं बोलते। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को भी संधि नहीं बोलते। मेल को भी संधि नहीं बोलते। फिर संधि बोलते किसे? संधि की शुद्ध परिभाषा होती है दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के वर्णों के मेल, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। अब वर्णों के कैसे? जैसे मैंने कल बताया था, विद्या प्लस धन आले, विद्या धन आले। दो सार्थक शब्द, मतलब सार्थक जिनका अर्थ निकलता हो। ऐसे नहीं निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, वो संधि में नहीं आएंगे। मतलब सार्थक शब्द, शुद्ध शब्द होने चाहिए। विद्या, दो सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि बोलते हैं। तो वर्णों का मेल यहाँ से लेंगे, क्या निकल के आएगा? आ। आगे क्या आएगा? आ। तो वर्णों के मेल को, इन दोनों का मेल क्या? आ बनेगा। तो इधर क्या लेंगे? विद्या। ध में आ की मात्रा लगी, धा, विद्यालय। ये शुद्ध परिभाषा है इसकी संधि की। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की भी परिभाषा एक बार वापस देखेंगे। स्वर संधि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों शब्दों के, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के स्वर, जो वर्णों का योग होगा, स्वर संधि।
मतलब स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के जो स्वरों का मेल होगा, स्वर का मेल होगा, वही स्वर संधि है। मतलब दोनों तरफ दोनों जो शब्द आएंगे उन फर्स्ट शब्द के अंतिम शब्द में और सेकंड शब्द के फर्स्ट वर्ण में स्वर होने चाहिए दोनों तरफ, तभी वो क्या होगी? स्वर संधि। जैसे अभी विद्या प्लस आले बताया था, एक इधर भी स्वर और इधर भी स्वर निकल के आ रहा है, तो ये क्या? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के स्वर वर्णों का मेल ही स्वर संधि है। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? तो स्वर संधि के टोटल भेद कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। इसमें पहली आती है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। कल इनकी डिटेल जान लिए थे, आज वापस से थोड़ा बहुत बता रहा हूं। जैसे यदि किसी पदांत, पदांत का मतलब किसी शब्द या किसी स्पष्ट, ऐसे शॉर्ट में समझ लो, स्पष्ट शब्द का अंतिम वर्ण और सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों के मध्य जो मेल होगा वही क्या है? दीर्घ स्वर संधि। फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण, सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे दीर्घ स्वर संधि में क्या है? या आ, ई, ई, उ, उ, या री, री। के बाद, इनके बाद, के बाद समान स्वर आए, समान स्वर आए तो इन्हीं का क्या हो जाएगा? दीर्घादेश। आ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगी। उ का क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। और री का क्या हो जाएगा? बड़ी री हो जाएगी। मतलब दीर्घादेश हो जाएगा। ये दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा है कि फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण और सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण के मध्य जो मेल होगा उसी को वही दीर्घ स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। जैसे ए आ के बाद में अगर ए आ ई उ और री के बाद समान स्वर आए तो मतलब यही स्वर वापस प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा? दीर्घादेश हो जाएगा। ए आ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाएगा, उ का उ और री का री हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके उदाहरणों पर। ये मैंने लिखा फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण और सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण। इसी को आगे बढ़ाएंगे, उदाहरण देख लो। पहले लेते हैं अपन ऐसे, ए धन ए, आ धन ए धन आ और आ धन आ। ये चार रूप है। ये किस में परिवर्तन हो जाएंगे? आम में। किस में हो जाएंगे? आम में। जी दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे, ये मैंने समय बचाने के लिए पहले ही उतार लिया।
कि अपन किसके उदाहरण देख रहे हैं, ए और आ के। यहाँ से जीव प्लस अस्म, पहला क्या लिया है आपने, जीव प्लस अस्म। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ए, और यहाँ क्या आ रहा है, ए और ए मिलकर क्या बन गया, दीर्घादेश हो गया, मतलब आ बन गया। तो इधर क्या रह गया, जी आधा व प्लस आ प्लस सम। तो इसको मिला के लिखेंगे पूरा, तो शब्द क्या प्राप्त होगा, जी आधा व आ की मात्रा लगाई और सम, जीवाश्म। क्या प्राप्त हुआ, जीवाश्म। ऐसे आत्मा अनुराग, आत्मा प्लस अनुराग, आत्मा अनुराग का क्या होगा, आत्म आत्मा प्लस अनुराग, यही बता देता हूँ। आत्मा प्लस अनुराग, तो शब्द क्या प्राप्त होगा, आत्मा अनुराग। देखो यहीं पर देखो, यहाँ पर आ और ए मिलकर क्या प्राप्त होगा, आ और ए मिलकर क्या होगा, आ। तो आत्म प्लस आ और अनुराग, मतलब आत्मा अनुराग, आ की मात्रा लग जाएगी। और इसके बाद में क्या है, गंगा प्लस आचमन, गंगा चमन, क्या प्राप्त होगा, गंगा चमन। कहां पर हो रहा है, यहाँ वर्णों का मेल कहाँ हो रहा है। और मैंने लिखा था फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण, यही लिखा था अंतिम वर्ण। तो फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण देखो, फर्स्ट शब्द है इसका अंतिम वर्ण, और सेकंड शब्द का क्या, सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण कौन सा आ गया, ये वाला सेकंड शब्द, ये पूरा हो गया, और इसका प्रथम वर्ण। इन दोनों का जो मेल हो रहा है, जो मे इन दोनों का जो मेल हुआ है और जो विकार उत्पन्न हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है इन दोनों वर्णों में, वही क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में क्या है, विद्या प्लस अर्थी। इन दोनों के वर्णों में जो विकार परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो रहा है, शब्द क्या प्राप्त हो रहा है, परिवर्तन होकर विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऐसे ही इधर देख लो, वेद प्लस अंत, तो क्या प्राप्त होगा, वेदांत। माँ प्लस हास्य, महास्य। हाँ, ज्ञान प्लस आलोक, ज्ञानालोक। जीव प्लस अस्म, तो प्राप्त क्या हुआ, जीवाश्म। जीवाश्म मैंने पहले भी लिखा था। और युवा प्लस धन अवस्था, तो क्या प्राप्त हुआ, युवा अवस्था। अब देखो परिवर्तन, देखो शब्दों में केवल कहाँ पता चल रहा है, आ की मात्रा, यहाँ क्या है, आ की मात्रा, टुकड़े भी यहीं से होंगे जहां से आ की मात्रा प्राप्त हो रही है वहीं से। अब देखो यहाँ मास्य में आ की मात्रा, वेदांत में आ, ज्ञानालोक में ज्ञान प्लस आलोक, जीवास में जीवा, और युवावस्था में युवा प्लस अवस्था, यहीं से इनके टुकड़े हो रहे हैं। यही देखना है कि अपन केवल पहचानना है, तो क्या देखना है कि शब्द पढ़ेंगे जीवाश्म, जीवा वास्म, तो आग की ध्वनि आ रही है वहीं से टुकड़े करो। और सबसे अच्छा, इसका सबसे अच्छा अगर किसी को वर्णों में खंडित करना आता है, वर्णों में, तो जैसे कोई सा भी शब्द ले लो, जीवाश्म, मैं ले लेता हूँ जीवाश्म। इसको वर्णों में खंडित करेंगे तो क्या होगा, आदज्य, बड़ी, व, आ,
आधा इधर, आधा से मैं वर्णों में खंडित कर रहे हैं। कहाँ पता चल रहा है कि कहाँ आ की ध्वनि आ रही, यहाँ पर। तो जीव 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 प्लस अश्व। और शब्द कैसे होने चाहिए, शब्द का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध रूप से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अशुद्ध बोल रहे हैं। वो कभी भी शब्द मतलब संधि का प्रयोग नहीं करेगा, फिर अशुद्ध हो जाएगा, तो संधि पद नहीं लेगा उसको, मतलब सही शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी करे तो शब्द कैसे होने चाहिए, शुद्ध शब्द, मतलब सार्थक शब्द होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए। निरर्थक शब्द का मतलब जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा हो, तो इन शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। इसके साथ में एक शब्द और बता देता हूँ, एक आता है मीनाक्षी। मीन प्लस अक्षी। एक आता है मीन प्लस अक्षी। एक आता है मीनाक्षी प्लस ई। अब देखो, मीन प्लस अक्षी, यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है, ए निकल रहा है, यहाँ से ए, तो प्राप्त क्या हो रहा है, मीनाक्षी। अब मीनाक्षी में बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन ये शुद्ध शब्द है। कैसे, क्योंकि मीनाक्षी का अर्थ क्या हो रहा है, मीनाक्षी, मीनाक्षी का अर्थ क्या हो रहा है, मिचली के समान आंखें। मीनाक्षी, इसका अर्थ क्या होता है, मिचली के समान आंखें। जबकि इस मीनाक्षी ये शुद्ध माना जाता है, तो ये मीन प्लयाक्षी, इसमें भी वही होगा, मीनाक्षी ये होगा। इसमें बड़ी की मात्रा आ रही, और मिचली के समान आंखें वाली, ये शुद्ध शब्द है, ये भी शुद्ध। मीनाक्षी, इसमें क्या है, मीनाक्षी में शुद्ध शब्द जो अगर खंडित करेंगे तो ये वाला होगा, ये वाला बताया जाता है, लेकिन कई बुकों में देखा है कि अशुद्ध भी बताया गया है मीन प्लयाक्षी को, लेकिन ये ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं तो इसको शुद्ध शब्द ही बताते हैं। लेकिन अपन इसको देख रहे हैं, ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई प्रत्यय किसके लिए, स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पर ई प्रत्यय। तो प्राप्त क्या हो रहा है, मीनाक्षी। मीनाक्षी, इस मीनाक्षी का, बड़ी ई वाली मीनाक्षी का अर्थ क्या हो रहा है, जो मिचली के समान आंखों वाली। और ये क्या है, मिचली के समान आंखें, ये क्या है, मिचली के समान आंखों वाली मीनाक्षी। और एक आता है मीनाक्ष, मिचली के समान आंखों वाला मीनाक्ष। इसके बाद में अपन एक का उदाहरण होने के बाद छोटी बड़ी वाले ई पर आते हैं। ई और ई मिलकर ई धन ई, ई धन ई, और ई धन ई, ये सब किस, इन सब का प्रयोग किस में होगा, दीर्घादेश। दीर्घादेश मतलब दीर्घ, दीर्घ रूप ले लेगा, बड़ी ई का प्रयोग हो जाएगा, बड़ी ई का प्रयोग होगा। और बड़ी ई में अपन, अभी मैंने जो मीनाक्षी बताया, वो इसका भी कहीं उदाहरण लगता है। अब छोटी ई वाले के उदाहरण लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ समझो, यहाँ क्या हुआ, ई के उदाहरण लेगा, ये छोटी, और यहाँ पर छोटी, वो क्या जाएगा, दीर्घादेश। बड़ी में परिवर्तन हो जाएगा, बन क्या जाएगा, ये अति प्लस यू का अतियु।
क्या हो जाएगा, अति। सुधी प्लस इंद्र का सुधिंदर। योगी प्लस इंद्र का योगिंदर। परी प्लस इक्ष्या का परीक्षा। क्यों, कुछ नहीं यहाँ पर पता क्या चल रहा है, बड़ी में परिवर्तन हो रहा है, बड़ी में परिवर्तन हो रहा है, बड़ी में परिवर्तन हो रहा है, बड़ी। योगी प्लस ईश्वर का क्या होगा, योगीश्वर। योगीश्वर। और यहाँ पर अति प्लस ईट, ये क्या हो जाएगा, बड़ी और अति। रजनी प्लस इसका क्या हो जाएगा, रजनीश। किसी भी शब्द में देख लो क्या हो रहा है, दीर्घादेश, बड़ी की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा, और यहीं से इसके टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या हो गया, ई के। अब पढ़ेंगे किसके, ऊ के उदाहरण। आज क्या टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए थोड़ा पहले उदाहरणों को आपके सामने पहले ही लिखने पड़े। ऊ धन ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ। दोनों तरफ कोई सा भी वर्ण आए, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बड़े ऊ में। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ऊ। अब देखो यहाँ पर क्या है, भानु प्लस उदय। भानु, यहाँ से क्या निकला, छोटा ऊ, और यहाँ छोटा ऊ, मिलकर किस में परिवर्तन हो गया, बड़े ऊ में। अपना नियम लगा हुआ है कि ऊ मिलकर बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या बन तैयार हो गई, भा, बच क्या गया, आधा न। आधे न में क्या, बड़े ऊ की मात्रा, बच क्या गए, दे। तो शब्द क्या प्राप्त हुआ, भानु दे। ऐसे ही लघु प्लस उत्तम, तो शब्द क्या प्राप्त होगा, ऐसे ही बनाना है, लघु प्लस उत्तम, तो शब्द प्राप्त होगा लघु उत्तम। गुरु प्लस उपदेश, तो शब्द क्या प्राप्त होगा, गुरु उपदेश। भू प्लस ऊपरी, तो शब्द क्या प्राप्त होगा, भूपरी। ऐसे क्या है, बधु प्लस उर्मी। बधु का अर्थ क्या होता है, दुल्हन या स्त्री के लिए प्रयोग हुआ है ना, तो बधु उर्मी, बधुर्मी। यहाँ पर क्या है, सिंधु प्लस ऊर्जा, सिंधुर्जा। शब्द क्या प्राप्त हुआ, सिंधुर्जा। इसके बाद में क्या है, धातु प्लस उष्मा, तो शब्द कौन क्या प्राप्त हुआ, धातु उष्मा। और भू प्लस उदर्भ, भू का अर्थ क्या होता है, भूमि से, तो शब्द क्या प्राप्त होगा, भूदर्भ। अब कहीं पर भी परिवर्तन हुआ, वहां केवल क्या दिख रहा है, तो बड़ी ऊ की मात्रा आ रही है। यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पर आया बड़े ऊ, यहाँ पर ये देखो बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ बड़ी ऊ। कहीं पर भी जहां पर भी प्रयोग हुआ है, बड़ी ऊ की मात्रा, मतलब दीर्घादेश हो गया, बड़ा शब्द प्राप्त हो गया, बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों तरफ से कुछ भी है, तो क्या प्राप्त होगा, अपन दीर्घ, मतलब बड़ा ऊ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में अपन एक री रह गया, री में ऐसे तो वो पूछे नहीं जाते उसके ज्यादातर, क्योंकि वो अब संस्कृत शब्द में प्रयोग होता है, संस्कृत वर्णों में प्रयोग किया जाता है री का। उसके उदाहरण बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे वी प्लस वी धन, वी धन, वी धन बड़ी री, बड़ी वी धन बड़ी री। प्राप्त क्या होगा,
बड़ी। और जैसे उदाहरण देख लेते हैं इसके, एक तो पितृ धन, पितृधन ऋण। और एक उदाहरण और ले लेते हैं, मातृ धन ऋण। देखो ये छोटे री की मात्रा है, री प्लस री, प्राप्त क्या होगा, बड़ी री। तो शब्द क्या बन गया, पितृण। और ऐसे ही ये शब्द क्या प्राप्त होगा, मातृण का, मातृ प्लस ऋण का मातृण। ये हमारी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गई। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन गुण स्वर संधि। स्वर संधि में दूसरा प्रकार कौन सा हुआ, गुण स्वर संधि। एक मिनट इंक डाल लेते हैं। गुण स्वर संधि, इसके पहले परिभाषा देख लेते हैं, गुण स्वर संधि की परिभाषा मैंने बोला था, फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण क्यों ए या आ, और उसके बाद में सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण। सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण क्या प्राप्त हो, या तो ई, उ या ई। तो ये किस में परिवर्तन हो जाएंगे, ए आ के बाद में ई आए, या ए आ के बाद में उ आए, ए आ के बाद में री आए, तो किस में परिवर्तन हो जाएंगे, ए आ के बाद में ई आएगा तो ए में, ए आ के बाद में उ आएगा तो ओ में, और ए आ के बाद में री आएगा तो अर में परिवर्तन हो जाएंगे। ये शॉर्ट परिभाषा होता है, फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण ए आ, इसके बाद में सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण ई आए या ओ आए या री आए, तो किस में परिवर्तन हो जाएंगे, ए ओ और अर में, ए ओ और अर में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इनका गुणादेश हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके उदाहरणों पर। इनके उदाहरण लेते हैं अपन। तो दोस्तों गुण स्वर संधि में देखो, ए आ के बाद में ई या ई आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ए में, सॉरी किस में परिवर्तन हो जाएगा, ए में। और ए आ के बाद में उ आए तो ओ में, ए आ के बाद में री आए तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, अर में। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं, अल्प प्लस इंदर इच्छा, अल्प प्लस इच्छा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ए, ए आ के बाद इधर क्या आ रही है, ई, किस में परिवर्तन होगा, ए में, तो क्या हो जाएगा, शब्द क्या प्राप्त होगा, ए आधा ल, इधर क्या बचा प, वो भी आधा है, इसमें किसकी मात्रा लगेगी, एक की, और बाकी बच क्या गया, छेच्छा, अल्पेच्छा, अल्पेच्छा, ये सब प्राप्त हो गया। इसके बाद में माँ प्लस इंदर पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, आ, और यहाँ क्या है, ई, बनेगा क्या, ए, तो क्या हो जाएगा, महा, बन क्या गया, ए, एक, एक की मात्रा, और बाकी नंद, महेंद्र, प्राप्त क्या हुआ, महेंद्र। ऐसे राजा प्लस इंद्र आ प्राप्त हुआ, ई, इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, ए में, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। एक आता है राजन प्लस इंद्र, राजन प्लस इंद्र, राज, इसका अर्थ राजन प्लस इंद्र ये नहीं होगा, क्योंकि ये किसमें संस्कृत शब्द है,
ये किसका संस्कृत शब्द है, अलंत लगा हुआ है तो ज्यादातर किसमें संस्कृत शब्द में प्रयोग, तत्सम शब्द आ गया, तो इसका संधि ये नहीं। और इसके बाद नर प्लस ईस क्या प्राप्त होगा, नरेश। देखो ए निकल के आया, ये निकल बड़ी ई निकल के, किसमें परिवर्तन हो रहा है, ए में। इधर देख लो अल्पिच्छा हो गई, माँ प्लस ईस, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, महेश, माँ प्लस ईस महेश। ऐसे राजा प्लस ईस क्या हो जाएगा, राजेश। देव प्लस इंद्र प्राप्त क्या होगा, देवेंद्र। नर प्लस ईस प्राप्त क्या होगा, नरेश। समझ में है, क्योंकि यहाँ से क्या निकला आ, यहाँ बड़ी परिवर्तन किसमें, ये एक की मात्रा कौन सी लगती है, ये वाली, कौन सी वाली मात्रा, सिंगल वाली। अब देखो किसी भी शब्द में देख लो, इसमें देखो एक की मात्रा लगी, इसमें देख लो, इसमें देख लो, राजेश, देवेंद्र, नरेश, नर प्लस नरेश डबल आ गया, ठीक है। इसमें देख लो राजेंद्र में देख लो, केवल सिंगल मात्रा का प्रयोग हो रहा है। गुण स्वर संधि में किस क्या है कि ये भी देखते हैं कि सिंगल मात्रा ऊपर आती है तो गुण स्वर संधि में ही प्रयोग होती है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं ए के बाद में उ, और उ आए तो ओ में परिवर्तन कर देंगे। जैसे चरण प्लस उद्दत, तो यहाँ पर क्या है ए, यहाँ क्या है उ, परिवर्तन किस में हो रहा है, ओ में, तो प्राप्त क्या होगा, चरण, ओ की मात्रा लगा देंगे, चरणों दक, प्राप्त क्या हुआ शब्द, चरणों दक। ऐसे अति से प्लस उक्ति, यहाँ अ प्राप्त हो रहा है, यहाँ क्या है उ, किसमें परिवर्तन हो रहा है, ओ में, शब्द क्या प्राप्त हुआ, अतिशयोक्ति। शब्द क्या प्राप्त हुआ, अधिशयोक्ति। जगह नहीं, अतिशयोक्ति। महा प्लस उदय का क्या हो जाएगा, महोदय। जल प्लस उर्मी का क्या हो जाएगा, जलोर्मी। गंगा प्लस उर्मी का क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। गंगा प्लस उर्मी, ये गंगा है, गलत लिख दिया। गंगा प्लस उर्मी का क्या हो जाएगा, गंगोर्मी। देखो यहाँ से आ निकला और यहाँ क्या बड़ा हो, परिवर्तन किस में हो गया, ओ में, क्या शब्द क्या बन गया, गंगोर्मी। अब इधर देख लो आ के बाद में री आए तो क्या प्राप्त होगा शब्द, वो क्या बन जाएगा, अर। देव प्लस ऋषि, यहाँ से अ निकला, यहाँ से री आई तो बनेगा क्या, अर। प्राप्त क्या होगा, दे, आधा व, इसमें क्या जुड़ गया, अ जुड़ गया, पूरा हो गया, और आधा र, तो रे किस में, आधा रे आएगा वो किस में जाएगा, ऊपर, तो प्राप्त क्या हो जाएगा, देवर्षि। ये क्या है, कर्णवसी। ये सप्तऋषि, ये राजऋषि, राजऋषि। राजन ऋषि नहीं होगा क्योंकि राज ऋषि राज्य का ऋषि हो सकता है, किसी राज्यन का अर्थ होता है राजा, तो राजा का ऋषि कोई नहीं होता, राज्य का जरूर ऋषि हो सकता है, तो राजर्षि होगा, राज प्लस, और महा प्लस ऋषि का क्या होगा, महर्षि। ठीक है दोस्तों, तो ये थी गुण स्वर संधि। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, यण स्वर संधि पढ़ेंगे। तीसरा वेद चलेगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि वही परिभाषा जिसे
फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? या तो ई, या क्या हो उ, और या क्या हो वी। तो सेकंड शब्द का फर्स्ट वर्ण क्या होना चाहिए? असमान, भिन्न स्वर होना चाहिए, मतलब इनसे भिन्न होना चाहिए, भिन्न स्वर प्राप्त हो। तो वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ई और ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए असमान स्वर, तो ई और ई का क्या हो जाएगा? ये उ और उ के बाद में असमान स्वर आए तो क्या बन जाएगा? वह। और री के बाद में कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब इन्हीं के समान नहीं, मतलब इनके अलावा कोई दूसरा स्वर आ जाए तो किसमें परिवर्तन? ये में। उ के बाद में कोई दूसरे स्वर आए तो क्या? वह में। और ये किसमें? वह में। ये वह है, ये और वह को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। अब इसके बाद में इसके उदाहरण देखते हैं। ये उतार लो जब तक। तो दोस्तों यण स्वर संधि में ये उदाहरण है। ई के बाद में असमान स्वर आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ये में। अब देखो अधि प्लस उड़ा, यहाँ पर क्या आ रहा है? छोटी, इसका क्या प्राप्त हुई? छोटी। यहाँ पर क्या है? उ, ये कौन सा? बड़ा उ। तो शब्द क्या प्राप्त हो रहा है अपन को? है ई निकालिए, बच के गए आदत है। इधर क्या है? उ, प्राप्त क्या हो रहा है? ये। इन दोनों मतलब क्या प्राप्त हो रहा है? मिलकर ये बना रहा है। और कौन सी मात्रा लग रही है? बड़ी ऊ की। और प्राप्त क्या? डा। तो प्राप्त शब्द क्या हुआ? अधियुड़ा। अधियुड़ा। अधि प्लस अयन, यहाँ से फिर छोटी प्लस अ, शब्द क्या बन गया? य में परिवर्तन हो गया। तो अ आदत है य यन, शब्द क्या प्राप्त हुआ? अध्ययन। देखो कैसे, इधर से ई निकली, इधर से अ निकला, परिवर्तन किस में हो रहा है? असमान स्वर आ रहा है ना, इसके अलावा ई के अलावा इसके समान तो नहीं है ना, असमान है, दूसरा स्वर आ रहा है, तो किसमें परिवर्तन होगा? ये में। ये में परिवर्तन हुआ, आदत ध बच गया, ये में परिवर्तन हुआ, लिख दिए, मिल ही गया, और बच क्या गए? ये न। तो प्राप्त शब्द क्या है? अध्ययन। अभी प्लस उदय में भी यही हुआ है, अभी प्लस उदय, आधा वह और की परिवर्तन ये में, और दे, अभेद्य। और अति प्लस आचार में भी क्या है? अ आधा च वो आदत है, और या अत्याचार। अब देखो इसमें एक देखो ये वह रे से पहले कोई आधा अक्षर है, मतलब ये वह रे से पहले आधा वर्ण आए तो आधा वर्ण तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वो कौन सी संधि होगी? यण संधि। देखो इससे पहले भी आधा आ रहा है, ये से पहले, ये से पहले आधा आ रहा है, ये से पहले आधा आ रहा है, ये से पहले आधा। अब इसके बाद में देख लो उ और उ के बाद में असमान स्वर आए तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? वह में। मधु प्लस अरि, यहाँ पर क्या है? छोटा ऊ, और यहाँ पर क्या है? मिलकर क्या बन रहा है? वह। तो प्राप्त शब्द क्या होगा? मैं आधा ध और वह क्या हो गया? मध्यवरी। इसके बाद में आधा स, क्योंकि ऊ निकाल लिया, और इधर क्या है? तो ऊ निकाला, बच गया आधा स, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे? वह लिख दिया, और बच क्या गया? स्वच्छ।